मैया के लगन और पापा की परी को मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका फोर्थ लेक्चर दैट इज किंगडम फंगाई के ऊपर। तो किंगडम फंगाई जो है, किंगडम फंगाई के अंदर आपके 4 क्लासेस आते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फंगाई जो है आपका तीसरा किंगडम होता है पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विटेकर। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का तीसरा किंगडम है फंगाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है क्योंकि इस बार भी नीट में से इसमें क्वेश्चन आया था। और हमेशा नीट का एक बहुत ही एक इसका अगर फंगाई तो फंगाई पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना जी। एक फिक्स मतलब फंगाई का तो क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। अगर किसी पे से नहीं भी पूछे तो फंगाई पे से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं फंगाई से। अपन फंगाई का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको पहले एनसीईआरटी से करेंगे, और फिर जो उसके जो क्लासिफिकेशन है वो अपने नोट्स में से एक बार देख लेंगे, क्योंकि अपने नोट्स में अपन ने पूरा सब इन्फॉर्मेशन उसमें गैदर करके रखी हुई है। पर एनसीईआरटी में इसमें इसलिए दिखाना था आपको क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है जी। चलिए तो फंगाई कंस्टिट्यूट्स ऑफ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनका कहने का मतलब है कि फंगाई एक बड़ा ही यूनिक, एक बहुत ही निराला सा किंगडम है जिसके अंदर वो जो ऑर्गेनिजम्स है वह हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड के है, वह हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड के है। हेटेरोट्रॉपिक यानी अपन ने कल के ही लेक्चर में 2 तरह के हेटेरोट्रॉप्स देखे थे, या तो वो सैप्रोफाइटिक रहेंगे, या तो वो पैरासाइटिक रहेंगे, या तो वो फ्री लिविंग हेटेरोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक रहेंगे। तो वो 2 ही प्रकार के रहेंगे, या तो सैप्रोफाइटिक रहेंगे तो पैरासाइटिक रहेंगे। वो अपने जैसे थोड़ी ना है कि बाजार गए खाना लिए। अपन भी तो एक्चुअली देखा जाए तो अपन भी एक तरह से एक सैप्रोफाइट ही हो गए ना ह्यूमन। भैया अपन कैसा डेड प्लांट्स पे जीते ना, अपन प्लांट्स को पहले मारना पड़ता ना, प्लांट थोड़ा ना अपन गऊ गऊ के जैसे झाड़ जो उगे बाद झाड़ है जो अब तक उखाड़ा नहीं कुछ नहीं उसको खा लिए। जैसे गऊ कैसे चलती, गऊ जब आपका चरने को निकलती तो वो क्या करती है, जो उसका ग्रासलैंड रहता वहां पे वो घास जो लगी हुई है अभी भी जमीन से उसको खाती है। तो वो कैसा, वो हेटेरोट्रॉप वो भी कैसा, वो उसको उखाड़ के खा लेते। तो अपन ह्यूमन भी एक तरह से सैप्रोफाइटिक ही हो गया ना। अपन कैसा, अगर समझो आपको मेथी खाने की, पत्ता गोभी खाने की, आपको कैबेज खाने का, या तो आपको फूल गोभी खानी, तो आप पहले फूल गोभी को उखाड़ेंगे ना, उसको मारेंगे ना पहले। तो वो आप डेढ़ पे तो जी रहे ना, एक तरह से। डायरेक्ट लॉजिक नहीं है पर ऐसे एक लॉजिक लगा के बोल सकते हैं। तो अपन भी उस तरह से हेटेरोट्रॉपिक, उस तरह से हेटेरोट्रॉपिक कह सकते हैं अपन। अब अच्छा किंगडम फंगाई पे वापस आते हुए कि किंगडम फंगाई जो होता है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, या तो वो सैप्रोफाइटिक यानी पैरासाइटिक रहेगा, बस ये 2 उसके न्यूट्रिशन के मोड रहेंगे। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म और हैबिटेट की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। मतलब मेटाबॉलिज्म की तो रहती, पर मॉर्फोलॉजी और उसकी हैबिटेट की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है। मॉर्फोलॉजी की क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजी की इसलिए तो कि उसको अपन किसी भी तरह के बॉडी के अंदर उसके मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहेंगे, उसमें कई सारी डाइवर्सिटी रहती है। जैसे ह्यूमन में मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी कुछ नहीं है। ह्यूमन में 2 आँख है, सभी ह्यूमन में 2 आँख है, सभी ह्यूमन में 2 पाँव है, सभी ह्यूमन में 2 हाथ है, ठीक है ना। लेकिन फंगाई में क्या है, हर एक फंगाई आपको एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। पफ फंगाई कुछ अलग दिखाएगा, सैक फंगाई कुछ अलग दिखाएगा, ठीक है ना। आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज कुछ अलग चीज दिखाएगा। हैबिटेट के क्या है, हैबिटेट इसलिए तो कि अपन इसको कॉस्मोपॉलिटन वो बोलते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन भी है शायद कॉस्मोपॉलिटन वाली, यहाँ कहीं होंगी शायद ये कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म बोल के उसके उसको एक वर्ड बोला है उसने, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं पे भी उग सकता है। लेकिन इसमें एक बात जो इन्होंने नहीं बोली है वो है इसकी सेक्सुअल डाइवर्सिटी। ये सेक्सुअल डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा दिखाता है। ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सेक्सुअल डाइवर्सिटी कैसे, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बंडिंग, जो अपने को आगे आएगा, ठीक है ना। चलिए तो फंगाई जो होता है इट इज यूजुअली जो फंगा रहता है वो आपका मल्टी सेलुलर रहता है। यूजुअली बोला मैंने, आप शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए। फंगाई यूजुअली मल्टी सेलुलर रहता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर हो सकता है सिर्फ एक केस में, दैट इज सैक्रोमाइसिस, दैट इज द ईस्ट फंगाई। ईस्ट वाली जो फंगाई रहती है, यानी जो अपना ईस्ट रहता है सैक्रोमाइसिस, तो वो आपका कैसा रहता है, यूनिसेलुलर एक नेचर रहता है। ये फंगाई जो रहती है वो मोस्टली फिलामेंटस रहती है। फंगाई जो भी रहती है वो मोस्टली फिलामेंटस रहती है। उनके अंदर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको अपन हाइफी कहते हैं। फंगाई क्या करती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको अपन हाइफी कहते हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन हाइफी कहते हैं। अब वो हाइफी का कैसा रहता है, आपको मैं हाइफी का टर्म अब लिया ही है तो आपको समझा ही देता हूँ कि हाइफी और हाइफी के रिलेटेड टर्म्स क्या क्या रहेंगे। देखिए
हाइफी में क्या रहता है, माइसीलियम। एक हाइफी को आप लोग माइसीलियम के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर हाइफी के अंदर क्या रहता है, हाइफी के अंदर अगर आपका सेपरेशंस नहीं बनी है, सेपरेट सेल वॉल्स अगर उसके अंदर नहीं बनी है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिनेटिक कहेंगे। सिनेटिक किस कंडीशन को कहा जाता है, अगर सेपरेट सेल वॉल नहीं रहेंगी तो एब्सेंस ऑफ सेप्टा रहेगा। सिनेटिक कंडीशन रही तो एब्सेंस ऑफ सेप्टा रहेगा, और उससे क्या होगा, फिर एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियसेस रहेंगे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड वन सेल वेनी टू मेनी न्यूक्लियसेस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएंगी इसमें, वन सेल विथ मेनी न्यूक्लियसेस इसमें, और वो सिनेटिक कंडीशन हो जाएंगी, तब उसको अपन सिनेटिक कंडीशन कहते हैं, विच इज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेप्टा। और सेप्टेट क्या हो गए, सेप्टेट यानी सेपरेशन मेड वन न्यूक्लियस ऑफ वन सेल, सेपरेशन मेड विच वी हैव वन न्यूक्लियस विथ वन सेल, सेपरेशंस बनते हैं, सेल वॉल्स के सेपरेशंस बनते हैं, कंपार्टमेंट बनते हैं विथ वन न्यूक्लियस एंड वन सेल। आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर समझो आपने एक बहुत बड़ा 1500 स्क्वायर फीट का एक बड़ा ऑफिस रेंट लिया, और आपने क्या किया, वो आजकल वो प्लास्टिक वाले वो फैब्रिकेशन वाले से दरवाजे बना के देते, रूम छोटे छोटे बना के देते, तो वो क्या हो गया, वो सेपरेशंस बन गई, पार्टीशंस बन गई, तो आप सेप्टेट कह सकते हैं, अगर कोचिंग क्लासेस में आपने देखा होगा। लेकिन अगर समझो वो हॉल आपने, अगर आपने ऐसा समझो आपका होटल है और आपने 1500 स्क्वायर फीट का जो हॉल है वो रेंट पे लिया, तो वो आपका कैसा अखंड रहेगा, पूरा एक खाली, पूरा एक साथ खुला हॉल रहेगा जिसको आप फंक्शंस के लिए वापर सकते हैं, तो वो कैसा रहेगा, सिनेटिक रहेगा, तो कि इसमें एक साथ बहुत सारे लोग रह सकते हैं, तो एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस वैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन आप सेपरेशंस में एक साथ एक ही न्यूक्लियस, समझो आप, मैं इसको कैसे विजुअलाइज कराऊँ आपको, विजुअलाइज कराने के लिए समझिए, एक 1500 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हॉल है, वापस से मैं वही 1500 स्क्वायर फीट का हॉल का एग्जांपल लेता हूँ, एक बिल्डिंग में दो ऐसे हॉल है, एक हॉल को एक फंक्शनल हॉल रखा है बिल्डिंग वालों ने, और एक को कोचिंग क्लास को दिया है, या किसी ऑफिस से कुछ कोचिंग क्लास को ही बोलते हैं, वो क्या करेंगे, कोचिंग क्लास वालों उसके ऐसे सेपरेशन बना लेंगे, ठीक है ना, वो सेपरेशन बना लेंगे, आपके पार्टीशन वो जो प्लास्टिक के अपना फैब्रिकेशन से आते हैं वैसे वो सेपरेशन बना लेंगे, और इसमें समझिए यहाँ पूरा एक खाली है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, तो अब समझो 10 जन है, 5 जन यहाँ गए, 5 जन यहाँ गए, तो ये 5 जन ऐसे एक साथ एक ही हॉल में एक ही रूम में 5 जन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 5 जन अलग अलग रूम में अलग अलग 5 जन रहेंगे, है ना, अलग अलग रूम में अलग अलग 5 जन रहेंगे। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि एक रूम में एक ही जन है, एक रूम में एक ही जन है, लेकिन यहाँ पे पूरे एक बड़े हॉल में 5 जन है, तो ये केस आपकी सिनेटिक हो जाएंगी, ये सिनेटिक हो जाएगी, और ये आपकी सेप्टेट कंडीशन हो जाएंगी। आप होप आपको इस पूरे केस को विजुअलाइज करते आ रहा होगा। सेप्टेट का एक और जो पॉइंट रहता है कि इसमें ये प्रोफ्यूजली ब्रांच रहती है, सेप्टेट जो रहती है ना प्रोफ्यूजली ब्रांच रहती है, ठीक है ना, भयंकर ब्रांचिंग रहेगी, और सादी सुदी ब्रांचिंग वाला कौन रहेगा, सिनेटिक। सेप्टेट जो रहती है भयंकर ब्रांचिंग दिखाएंगी, ठीक है ना जी। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज अपना, हाँ हाइफे वाला पॉइंट भी करेक्ट कवर हो गया। हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताया कि या तो वो सैप्रोफाइटिक रह सकते हैं तो पैरासिटिक रह सकते हैं। ग्रेट मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्सुअल डाइवर्सिटी, सेक्सुअल डाइवर्सिटी का भी मैंने बताया कि वो ब्रडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग यानी भाई स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वो कर सकते, अपना रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड अडेप्ट कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डाइवर्सिटी, यानी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, अलग अलग इसमें अलग अलग अपने को मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वीट के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पे है, इसके एग्जांपल्स, ईस्ट जो होता है, ईस्ट आपका क्या आता है, ईस्ट आपका ब्रेड बनाने के लिए काम आता है, आपका बियर बनाने में काम आता है। ये आपको चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में आएगा कदाचित, हाँ बायोटेक्नोलॉजी नहीं, सॉरी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का, वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको चैप्टर में इसके ऊपर बेकर्स ईस्ट एंड बीवर्स ईस्ट बोल के, बीवर्स ईस्ट उसमें आएगा आपको, ठीक है ना। उसमें एक पॉइंट भी है कि भैया अगर फंगाई 13.9% की कुछ कंसंट्रेशन से अपने आप को एक्सीड कर जाए तो वो अपने आप को ही पॉइजन करके मर जाता है, तो इसलिए अपन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड जो सैनिटाइजर वापरते, कभी भी याद रखना सैनिटाइजर 99.9% के कंसंट्रेशन वाला रहता है, 99.9 कंसंट्रेशन वाला, वो तो पक्के से पक्का सारे हाथ के वायरस है, सब जो जीव जंतु अपने छोटे छोटे हाथ में है वो तो मार ही देगा ना। जब आप बोल सकते हैं कि कैसा भी छोटा फंगाई है वो 13.9% की कंसंट्रेशन पे अपने आप को सुसाइड कर लेता है, तो 99.9% के उस पे तो अपने आप को पक्के से सारे के सारे मर जाएंगे ना, है ना, ठीक है। तो इस तरह का एक आपको
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसका एक क्लास 12 में इसका बेसिक मिलेगा। उसके बाद अगला ये था कि भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो अपन ने बियर एंड ब्रेड में यीस्ट वापरते हैं जो अपना सैक्रोमाइसिस, जिसको अपन यूनिसेलुलर फंगाई के नाम से पहचानते हैं, द ओनली यूनिसेलुलर फंगाई। अदर फंगाई जो डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट के एंड एनिमल, जैसे पुक्यूनिया जो है आपकी वीट के अंदर डिजीज कॉज करेगा। ये आपको शायद चैप्टर स्ट्रेटेजीज ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड में रहेगा। स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड, वी ट्रस्ट बोल के एक अपने को है, ठीक है ना। वो शायद अब जो नवी बैच है उनको वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया तो द फंगाई विच कॉजेज डिजीजेस इन वीट, तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं पुकुनिया। और ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये चैप्टर पॉइंट जो क्वेश्चन एमसीक्यू अगर आया है तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि भले ही वो चैप्टर स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन डिलीट हो चुका है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले इसमें लाइन में पा सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन लिखी कि पुकुनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रस्ट कॉजिंग, वीट रस्ट बोलते हैं अपन उसको, वीट रस्ट कॉजिंग फंगस, फंगल वीट कॉज करता है, ठीक है ना। फंगल रस्ट कॉज करने वाला, वीट के ऊपर रस्ट कॉज करने वाला फंगाई रहता है, उसको अपन पुक्यूनिया कहते हैं। आगे आता है अपना फर्स्ट एंटीबायोटिक जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाई थी, उसको कहते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो थी आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इन्वेंट करी थी, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भैया फंगाई जो रहती है कहाँ कहाँ मिल सकता है, मॉइस्ट और वार्म इलाकों में तो बहुत ही उत्तम जगह होती है फंगाई को अपनी एक ग्रोथ करने के लिए। तो क्या अपन जो देखते हैं ना दांत खाद खुजली, ये कैसा अपने एक ऐसे इलाकों में आती है बॉडी की, जो बॉडी फोल्ड्स अपने को, बॉडी फोल्ड्स की जगहों पे अपने को फंगाई के उसको ग्रोथ को एक ऑप्टिमम जगह मिल जाएगी, क्योंकि वार्म एंड मॉइस्ट जगह लगती है फंगाई को, तो ऑप्टिमम जगह मिल जाएंगी। इसलिए अपन वार्म फोल्ड्स जो जगह रहती है, जैसे अपने ग्रॉइंस हो गए, अपने जो पैरों के अपने जो घुटनों के बीच की जगह रहती है, या जो अपनी बगले रहती है, या तो अपनी गर्दन के नीचे की जगह, गर्दन के अपने बालों के नीचे की जगह, वहां अपन देखते हैं कि भाई दांत खाद खुजली की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो वहां पे वो क्यों होता है, तो कि वो फोल्ड्स है, तो इसका मतलब वो वार्म एंड मॉइस्ट इलाका प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फंगाई को एक ऑप्टिमम ग्रोथ का एक एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से वह अपने को ये इनकन्वीनियंस कॉज करता है दांत खाद खुजली की, ठीक है ना जी। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगला पॉइंट कि इसके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, सैप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, और साथ साथ इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर अपन एनसीईआरटी की इसका पॉइंट देखें तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसमें कैसा रहेगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अलगे और फंगाई साथ में अगर कभी भी आए तो वो लाइकन बनाते हैं। कभी भी याद रखिए, अलगाए और फंगाई कभी भी साथ में आए तो वो लाइकन बनाते हैं। और अगर अलगाए और एक अच्छा एंजियोस्पर्मिक प्लांट आया ऑन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, वो भी कहां पर, रूट पर, अगर फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो भी उसकी रूट्स के ऊपर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा क्यों कहते हैं, क्योंकि कैसा रहता है, फंगाई जो रहता है वो रूट कैप को पैथोजन से बचाता है और उसको मिनरल प्रोवाइड करता है हायर प्लांट्स के रूट को, वेरएज जो रूट जो होती है उसको फूड प्रोवाइड करती है। तो वो आपको इस तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है। हाइपे वाला पॉइंट तो अपन ने देख लिया। एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, फंगाई आर फिलामेंटस, मोस्टली फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट। फंगाई कभी भी फिलामेंटस रहती है। एनसीईआरटी ने तो ऐसा ही कहना है कि फंगाई आर फिलामेंटस, फंगाई मोस्टली कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ऐसी लाइन दे दी है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगाई आर फिलामेंटस। अगर ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो फिर तो फंगाई फिलामेंटस ही होती है, ईस्ट पे कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। अगर सिर्फ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो इनकी बॉडी जो होती है थिन सिलेंडर स्ट्रक्चर जो अपन ने देखा उसको अपन हाइफे कहते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे को अपन माइसीलियम कहते हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाया है। हाँ, एक थिन सिलेंडर लेग स्ट्रक्चर को अपन हाइफे कहते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी हाइफे एक साथ आ जाए तो उसको अपन माइसीलियम कहते हैं। एक हाइफे को एक थिन सिलेंडर लेग स्ट्रक्चर को अपन हाइफे कहते हैं, और बहुत सारी हाइफे अगर एक साथ आ जाए तो उसको अपन माइसीलियम कहते हैं, ठीक है ना जी। ये पॉइंट पे अपना अब क्लियर हो चुका है। अब वो अपना सेपरेशन वाला पॉइंट तो भी वो भी आपको मैंने बता दिया है। चलिए रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट देखते हैं फंगाई का, कि फंगाई कैसे अपन ने देखा था कि फंगाई के अंदर बहुत ज्यादा एक रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल डाइवर्सिटी है। रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी कैसे, फंगाई जो वेजिटेटिव मीन्स अगर देखे और एक सेक्सुअल मीन्स से देखे तो उसमें डाइवर्सिटी बहुत है रिप्रोडक्शन के मेथड्स में। अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से रिप्रोड्यूस करेगा। फ्रेगमेंटेशन कैसा, एक बड़ा फंगाई
एक बड़ा फंगाई टूट के छोटे छोटे फंगस बनाएगा। एक बड़ा फंगाई टूट के छोटे छोटे फंगस बनाएगा, उसको अपन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फिजन क्या रहता है? फिजन यानी आपका बाइनरी फिजन, इक्विवेलेंट, अगर टूटेगा तो वो इक्विवेलेंट वो बनाएगा। बडिंग क्या रहता है? बडिंग ईस्ट में देखा जाता है, अनइक्वल आउटग्रोथ होती है, जिसके ऊपर क्या होता है? बड स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना जी। चलिए, तो आपको मैंने ये एग्जांपल बता दी। फ्रैगमेंटेशन क्या? एक बड़ा फंगाई टूट के दो अलग बहुत सारे छोटे छोटे फंगस बना देता है। आपका बडिंग क्या रहता है? बर्ड बनाता है वो इस तरह से। अगर समझो ये ईस्ट है, ये ईस्ट ऐसे, ये फिलामेंटस थोड़ी ना रहता, तो ऐसी एक आउटग्रोथ बनाएगा पहले, और वो आउटग्रोथ क्या होता है? सेपरेट होके फिर ऐसे छोटी सी आउटग्रोथ, वो ऐसा एक छोटा सा वो बन जाता है बर्ड, एक अपना एक अलग ईस्ट, छोटा सा ईस्ट बन जाता है, जो आपके बहुत ही अनइक्वल साइज का रहता है। फिर उसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो है अपना फिजन। फिजन जो रहता है बाइनरी फिजन। इक्विवेलेंट जो होता है बाइनरी फिजन में क्या होता है? कभी भी याद रखना, बाइनरी फिजन जो होता है कभी भी इक्विवेलेंट साइज होते हैं, और डिवीजन भी इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट साइज और डिवीजन भी उसका इक्विवेलेंट इन नेचर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन इन कॉल्ड एज कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। इसको जो स्पोर्स बनते हैं फंगाई के अंदर, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, उसको अपन या तो कोनिडिया कहते हैं, या तो अपन उसको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, या तो अपन उसको जूस्पोर कहते हैं। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या तो जूस्पोर कहते हैं। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हुए कि भैया अगले पेज पे चलते, पेज नंबर 23 के ऊपर, की कॉल्ड एज कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन कॉज कर सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करने वाले आपके oospore, ascospore, बेसिडोस्पोर। oospore यानी oomaitides के, ascospore यानी आपके एस्कोमाइसिटीज में के, और बेसिडोस्पोर आपके बेसिडोमाइसिटीज में, जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करते हैं। ठीक है ना जी। कोनिडिया जो होता है आपका कोनिडिया जो होता है, क्या होता है? कोनिडिया और आपका कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर जो होते हैं, कभी भी याद रखिएगा, आपका ये सब जो होते हैं, या आपके कभी भी याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करने वाले स्पोर है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करने वाले स्पोर्स है वो रहते हैं आपके रिस्पेक्टिवली oospore, ascospore, बेसिडोस्पोर। ठीक है ना जी। ठीक है। वेरियस, अब आते हैं अपन इसके स्पोर के उसके ऊपर एक उन्होंने लाइन लिखी है कि द वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। इसमें क्या होता है कि भाई अपन ने कल ही देखा था कि फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते थे। डिफरेंशिएशन होगा प्लाज्मोडियम का, अनफेवरेबल कंडीशन अगर सामने आ गई तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, जो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फिर एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाएंगी प्लाज्मोडियम की डिफरेंशिएट होकर, और उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपका एक स्पोर बन जाएगा। फेवरेबल कंडीशन में वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक स्पोर बन जाएगा, जो आपके अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती है फ्रूटिंग बॉडी, उसके ऊपर वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये अपन ने कल भी देखा था कि प्लाज्मोडियम, अपन ने, मैं वापस से बता रहा हूँ, प्लाज्मोडियम था फेवरेबल कंडीशन में, डिफरेंशिएट हुआ अनफेवरेबल कंडीशन आने के उपलक्ष्य में, तो उसी आने के उपलक्ष्य में वो अनफेवरेबल कंडीशन के आने के उपलक्ष्य में वो क्या बन गया? फ्रूटिंग बॉडी बन गया, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर वेरियस तरह के स्पोर बनते हैं। कभी भी याद रखना कि प्लाज्मोडियम से डायरेक्ट स्पोर नहीं बनता, फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसके ऊपर स्पोर रहते हैं। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अपना सेक्सुअल साइकिल्स के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। सेक्सुअल साइकिल फंगाई के अंदर कभी भी देखेंगे तो 3 स्टेप में होती है। ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं उसके 3 स्टेप्स क्या रहेंगे। एक तो रहेगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले होगा कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, 2 कंपैटिबल आपकी क्या होता है, कभी भी याद रखिए कि इसके अंदर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म रहता है कि भैया 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स आते हैं। 2 मोटाइल या तो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। समझो अगर वो मोटाइल रहे तो अपने आप ही आ जाएंगे, अगर वो नॉन मोटाइल रहे तो वो एयर करंट या वाटर के थ्रू डिस्पर्स किए जा सकते हैं, तो वो अपना क्या होगा? प्लाज्मोगैमी रहेगा। वो प्लाज्मोगैमी उस प्रोसेस को कहेंगे, क्योंकि उसको प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म से प्लाज्मा अपना याद रख सकता है ना, तो प्लाज्म का फ्यूजन यानी प्लाज्मोगैमी यानी सेल का कंटेंट का फ्यूजन हो सकता है। अगर आपको पूछे इन विच ऑफ द स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई द सेल कंटेंट इज गेटिंग फ्यूज्ड, तो द सेल कंटेंट फ्यूजन को अपन प्लाज्मोगैमी वाले स्टेप
में अपन डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है कि जब न्यूक्लियाइज की फ्यूजन होती है, जब आप तो सेल कंटेंट अपने फ्यूज हो चुके, अगले स्टेप में न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियो शब्द आएगा तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अपन न्यूक्लियस की फ्यूजन करा रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इनटू द हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये क्या होगा, जाइगोट जो था अपना डिप्लॉइड बन गया, उसका मायोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। डिप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड स्पोर बनने के प्रोसेस को अपन मायोसिस के थ्रू कंडक्ट करते हैं। मायोसिस अगर आप लोग अभी 11th के नए बच्चे देख रहे हैं तो आपको वो आगे सेल सेकंड सेल डिवीजन में टर्म आपको समझ जाएगा, ठीक है ना। और अगर 12th रिपीटर के देख रहे हैं तो आपको तो ये टर्म पता ही होगा, ठीक है ना जी, आइडिया तो होगा ही, ठीक है। डिप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड स्पोर जाने के लिए आपको 2n से आप n से जाएंगे मायोसिस की मदद से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, यानी 2 मोटाइल आ जाएंगे एक साथ में, या तो 2 नॉन मोटाइल एक साथ आ जाएंगे और उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराएंगे, जिसको अपन आपका प्लाज्मोगेमी के नाम से पहचानते हैं। इस स्टेप में आपके सेल ऑर्गेनल्स का फ्यूजन होता है। अगले स्टेप पे न्यूक्लियर इसका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर नोन एज कैरियोगेमी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। न्यूक्लियर का फ्यूजन, फिजन मत बोल देना, फिजन यानी तोड़ना, साइंस वो फिजिक्स में आ जाएगा, यहाँ फ्यूजन बोलना, फ्यूजन, गलती से भी फिजन मत बोलना, फिजन बोले कि कभी आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी, ठीक है ना। अगला आता है आपका कि मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इनटू हैप्लॉइड स्पोर। अब जो आपका स्पोर बन गया है वो डिप्लॉइड स्पोर बन गया। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद आपका जो स्पोर बन जाता है वो डिप्लॉइड स्पोर रहता है, उसका मायोसिस होता है, जिसकी वजह से एक हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप जो आपका फंगाई के अंदर होगा। अब जब फंगाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें होता कैसा है कि 2 हाइफे कंपैटिबल मीटिंग टाइप, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है कि वो जो 2 हैप्लॉइड हाइफे साथ आएंगे तो वो कंपैटिबल मेटिंग टाइप की होनी चाहिए। कंपैटिबल मतलब भैया एक दूसरे को उनकी सहमति होनी चाहिए, कंसेंट, आई मीन नॉट कंसेंट, सॉरी, उनको एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहनी चाहिए, ठीक है ना। मेटिंग टाइप्स उनके कंपैटिबल रहे तो वो एक साथ फ्यूज कर सकते हैं। तो जब 2 हैप्लॉइड हाइफे यानी n कॉन्फ़िगरेशन वाले हाइफे एक साथ आए तो वो आपका कंपैटिबल होने चाहिए। आप कंपैटिबल हो गए तो कंपैटिबल होके क्या होंगे, वो फ्यूज हो जाएंगे एक साथ। ऐसे फ्यूज होने के बाद क्या होंगे, आपका वो हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। सम फंगाई द फ्यूजन टाइप ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इनटू अ डिप्लॉइड सेल। अब कैसा होता है फंगाई के अंदर, जब अपने कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफे फ्यूज होते हैं तो कुछ फंगाई में कैसा होता है वो डायरेक्टली 2n बना लेते हैं। कुछ फंगाई में कैसा होता है वो डायरेक्टली 2n बना लेते हैं। लेकिन कुछ फंगाई में ऐसा भी रहता है कि भैया अपने कौन से एस्कोमाइसिटीज एंड बेस्टिडोमाइसिटीज में और बेस्टिडोमाइसिटीज में वो एक पूरा एक डिप्लॉइड सेल बना, वो क्या करते हैं वो आपका डिप्लॉइड सेल लगेज नहीं बनाते, वो लगेज डिप्लॉइड सेल नहीं बनाते। ये सेल हैप्लॉइड है लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 है, सेल हैप्लॉइड है लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 है। तो 2 हैप्लॉइड हाइफे जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के वो साथ में आए। उसके बाद आगे उन्होंने एक डाई कैरियन बनाया जिसमें 2 आपके जो वो है क्या कहते हैं, जो 2 आपके न्यूक्लियसेस है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियसेस आ गए। इस स्टेज को अपन डाई कैरियन कहेंगे, जो आगे बढ़कर आपको क्या करेगा, एक डिप्लॉइड स्पोर बनाएगा और ये डिप्लॉइड स्पोर मायोसिस होके क्या कर लेगा, फिर बाद में आपका हैप्लॉइड बना लेगा। तो कि जब पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो वो एक डिप्लॉइड स्पोर बनाएगा और वही डिप्लॉइड स्पोर आगे मायोसिस होके आपका हैप्लॉइड स्पोर बना देगा। रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, द फ्रूटिंग फॉर्म ऑफ फंगाई फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज विच रिडक्शन डिवीजन अकर। इस रिडक्शन डिवीजन को हम और नहीं तो क्या मायोसिस ही तो कहते हैं, क्योंकि मायोसिस ही तो रिडक्शन डिवीजन रहता है ना जी, ठीक है ना जी। तो रिडक्शनल डिवीजन होता है जिससे ये 2n से n बन जाता है, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। तो अपन ने ये पूरा देख लिया इस पार्ट का। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे इन्होंने किंगडम को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है। तो अपने किन किन क्लासेस में डिवाइड किया था इन्होंने किया था फाइकोमाइसिटीज, जिसको अपन फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेस्टिडोमाइसिटीज और आपका
ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को एक याद रखिए, इसको अपन ओमाइसिटीज के नाम से भी पहचाना जाता है। ठीक है ना जी। चलिए, तो अपने को यहाँ तक का अपन ने देख लिया था। मैं आपको फिर से एक बार इसके पॉइंट बता ही देता हूँ, रिवाइज। लास्ट टाइम आपको किसी को समझो को डाउट आ रहा होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ कि फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, और ये जो होता है ये एक समझिए, ये जो स्टेप होता है ये फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अपन ने क्या देखा था कि पहले 2 आपके नॉन मोटाइल गैमेट्स आएंगे जिसकी वजह से आपका प्रोटोप्लाज्म बनेगा। उसके पहले वो 2 नॉन मोटाइल आएंगे तो उनका प्रोटोप्लाज्म जो उनके अंदर उनके फ्यूजन्स होंगे, जिसके अंदर इसकी वजह से प्रोसेस को अपन प्लाज्मोगैमी कहेंगे। क्या? फ्यूजन ऑफ 2 आपका प्रोटोप्लाज्म, जिसको अपन प्लाज्मोगैमी कहेंगे। 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो उसको अपन फिर उसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा, वो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद कि भैया प्रोटोप्लाज्म, एक तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने का मतलब ये था कि सेल कंटेंट भी फ्यूज हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे जिसको अपन कैरियोगैमी कहते हैं। 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद उसको कैरियोगैमी कहते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर जाइगोट के अंदर मायोसिस होगा, जाइगोट के अंदर मायोसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, डिप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। लेकिन जब इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब आपके 2 कंपैटिबल हाइफे आते हैं तो वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं, डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं, इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं। ठीक है ना जी, डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज में क्या रहता है, ये डाइकैरियोटिक स्टेप बना लेते हैं। डाइकैरियोटिक स्टेप बना देते हैं, अपन ने देखा ना, उसके अंदर एक सेल में 2 न्यूक्लियसेस रहते हैं। वो अभी भी हैप्लॉइड है लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियसेस है। ठीक है ना जी, तो उसको अपन डाइकैरियन कहते हैं, डाइकैरियोफेज कहते हैं। फिर वो पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाती है जिसकी वजह से अपने को एक डिप्लॉइड स्पोर बन जाता है। डिप्लॉइड अपने को एक सेल बन जाता है, डिप्लॉइड सेल बन जाता है। वो डिप्लॉइड सेल आपका रिडक्शनल डिवीजन यानी मायोसिस करके आपको एक हैप्लॉइड स्पोर बना लेती है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही कंफ्यूजन हो सकती है, यहां ये लिखते हैं डिप्लॉइड सेल, यहां ये लिखते हैं हैप्लॉइड स्पोर, यहां ये लिखते हैं डिप्लॉइड सेल, यहां ये लिखते हैं हैप्लॉइड स्पोर। कंफ्यूजन होना नहीं है, कंफ्यूजन होना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, डिप्लॉइड सेल और स्पोर बात एक ही हो जाएंगी। ठीक है ना जी, कंफ्यूजन करना नहीं है। ठीक है ना जी, तो अपन ने इसके बेसिक, अपन ने फंगाई के बेसिक समझाने थे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा देर हो गई होंगी लेक्चर, आप बहुत ज्यादा आगे आ चुका होगा लेक्चर, कुछ 27 मिनट तक आ चुके हैं हम लोग। तो इसके लिए इसको इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही बेसिक है फंगाई के। इसमें पहले उसके बेसिक समझाने पड़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको सब एस्पेक्ट्स ऑफ फंगाई अब समझ आ चुके होंगे, जिसकी वजह से अपन इसके जो क्लासिफिकेशन है उसमें अपन आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। फंगाई की क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले कुछ जो इसके सेल के बाबत जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताना भूल चुका हूँ सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस तो है ही है, विद ए लीनियर डीएनए एंड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और लीनियर डीएनए में साथ इसका न्यूक्लियस प्रेजेंस रह सकता है, या तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ये मोस्टली अपना जो अपन ने देखा था मल्टी सेलुलर रहता है, एक्सेप्ट ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस। इसका एनवलप टाइप ऑफ मेम्ब्रेन रहता है विच हैज विथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी मेम्ब्रेन जो है इसका सेल एनवलप प्रेजेंस रहता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। सेल एनवलप रहता है विच है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। राइबोसोम जो होता है इसका 80S टाइप का रहता है, राइबोसोम जो होता है इसका 80S टाइप का रहता है राइबोसोम। अपन ने अब कमेंट सेक्शन में मैं बताना, मैं पूछना चाहूंगा, पूछूं क्या, मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था, अब तक आ जाने चाहिए थे इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा 60S + 40S। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इसका है, और 70S वाले का आंसर रहेगा 30S + 50S। ठीक है ना जी, राइबोसोम का इस तरह से इसका वो आता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस जो होता है यूनि बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में रहते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मैंने बता दिए। सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल जो होती है काइटिनेस और पॉलीसैकेराइड से बनी रहती है। काइटिनेस यानी काइटिन की बनी हुई और पॉलीसैकेराइड से बनी हुई सेल वॉल रहती है, जिसको अपन आर्थ्रोपोड्स में भी देख सकते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स होता है वो भी काइटिनेस रहता है। तो फंगाई एंड आर्थ्रोपोड में अगर किसी ने पूछे कि व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन फंगाई एंड आर्थ्रोपोड, तो आप ये कह सकते हैं कि फंगाई एंड आर्थ्रोपोड में सिमिलरिटी है कि उनके एक्सोस्केलेटन जो है वो आपका काइटिनेस है और पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये तो अपने को पता ही था। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंगाई और उसकी क्लासिफिकेशन, जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेस्टोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज।
चलिए देखते हैं फाइकोमाइसीटीज के बारे में। फाइकोमाइसीटीज जो है सबसे पहला क्लास है फंगाई का। इट इज ऑल्सो नोन एज अलगल फंगल और ऊमाइसीटीज। तो मैंने जैसे बताया था ऊमाइसीटीज को अपन फाइकोमाइसीटीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कई बुक्स में ऊमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिलोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज ऐसा दिया रहता है। कई बुक्स में एनसीईआरटी इंक्लूडिंग फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिलोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज दिया रहता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होइएगा क्योंकि ऊमाइसीटीज और फाइकोमाइसीटीज एक ही बात है। ये जो होती है आपकी, जैसे मैंने बताया कॉस्मोपॉलिटन लिविंग होती है फंगस की, तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और डिकेइंग वुड और पैरासाइटिक लिविंग में भी पाया जा सकता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट था कि भैया ये जो होते हैं एसेप्टेट और सिनेटिक रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मतलब फाइकोमाइसीटीज का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यही है कि वो एसेप्टेट रहते हैं और सिनेटिक रहते हैं। एसेप्टेट हो तो जाहिर सी बात है सिनेटिक रहेंगे। मैंने आपको अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले बताया होगा कि एसेप्टेट और सिनेटिक क्या रहते हैं। एसेप्टेट यानी उसके सेल के अंदर सेल वॉल सेपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन हो रही है, जिसके कारण उसको अपन वन सेल टू मेनी न्यूक्लियसेस, उसको अपन सिनेटिक कंडीशन कहते हैं। उसका माइसीलियम इज हैविंग सिनेटिक कंडीशन। व्हाट इज अ माइसीलियम? अ ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ये मैंने आपको 10-15 मिनट बताया था पहले। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर फॉर्मेशन विच इज एंडोजीनियस। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन विच इज एंडोजीनियस। अपना स्पोर फॉर्मेशन होता है इसमें एंडोजीनियस स्पोर फॉर्मेशन होता है जो एसेक्सुअल मोड के अंदर आते हैं। मोटाइल रहा तो वो जूस्पोर रहेगा और नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर यानी ए फ्लैजिलेट रहेगा। अगर ये ए फ्लैजिलेट तो इसका जाहिर सी बात है जो जूस्पोर रहता है वो आपका फ्लैजिलेटेड रहता है। ठीक है ना। कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट, कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट। ठीक है ना। इट कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट। एग्जाम्पल राइजोपस एंड म्यूकर। एक बात बताता हूं मैं, इनकी एग्जांपल्स को याद रखने की ट्रिक जो है, ये चारों क्लासेस के होने के बाद, आई मीन ये चारों फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडो और ड्यूट्रो, इन चारों क्लासेस के होने के बाद मैं आपको इसके सारी इसकी जो ट्रिक रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना जी। फाइकोमाइसीटीज का क्या देख लिया अपन ने कि फाइकोमाइसीटीज को अपन अलगल फंगल के नाम से भी जानते हैं या ओमाइसीटीज के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके ये एसेप्टेट और सिनेटिक रहता है। ठीक है ना जी। उसका अगला थे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लिविंग भी होती है, डिकेइंग वुड पे भी पाए जा सकते हैं और ये पैरासाइटिक मोड में होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो एंडोजीनियस होता है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ये सब एसेक्सुअल है। ठीक है ना जी। नॉन मोटाइल रहा तो ए प्लानोस्पोर रहेगा तो कि वो ए फ्लैजिलेट रहता है, और मोटाइल रहा तो फिर आपका जूस्पोर रहता है। एग्जांपल राइजोपस और म्यूकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन एस्कोमाइसीटीज के ऊपर। एस्कोमाइसीटीज के बारे में देखते हैं कि एस्कोमाइसीटीज का क्या कहना है भाई एस्कोमाइसीटीज अपना कैसा रहता कि एस्कोमाइसीटीज का अगर अपन देखें तो ये जो होता है आपका, ये कॉप्रोफाइलस रहता है। कॉप्रोफाइलस का अर्थ रहता है ये डंग के ऊपर ग्रो करता है। डंग के ऊपर, डंग यानी काउ डंग। ठीक है ना। एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी में नहीं है। ये कॉप्रोफाइलस आपका एनसीईआरटी में है बराबर, एनसीईआरटी में है, यहाँ पे लिखा है। तो ये एकदम पूछ सकते हैं नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंगा इज कॉप्रोफाइलस। तो आपका आंसर रहना चाहिए एस्कोमाइसीटीज रहा तो उसको टिक कर देना। ठीक है ना जी। एस्कोमाइसीटीज रहा तो उसको टिक कर देना, शायद दिखा नहीं होगा ये। ओके, पर भावनाओं को समझो ना। तो कॉप्रोफाइलस यानी आपका एस्कोमाइसीटीज जो होते हैं वो कॉप्रोफाइलस रहते हैं। ठीक है ना जी। तो इसको अपन सैक फंगाई के नाम से भी जानते हैं। सैप्रोफाइटिक रहते हैं, डिकम्पोजर रहते हैं, पैरासाइटिक मोड में भी रहते हैं, यानी कप फंगस के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। कप फंगस, सैक फंगस। एनसीईआरटी से ये जो एनटीए वाले हैं इनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मैच द कॉलम इनके नाम का। जैसे अपन ने देखा कि भाई अपना जो ये था क्या बोलते फाइकोमाइसीटीज को अपन क्या बोलते थे, अपन उसको कहते थे एल्गल फंगल। तो फाइकोमाइसीटीज एल्गल फंगल। इम्परफेक्ट फंगाई आपकी ड्यूट्रोमाइसीटीज, पफ फंगाई, बॉल फंगाई आपकी बेसिलोमाइसीटीज, सैक फंगाई आपकी क्या कहते हैं कप फंगाई आपका एस्कोमाइसीटीज। तो इसको मैच द कॉलम के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देंगे। सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए वालों का भी, और मॉक टेस्ट अरेंज जो करती कोचिंग क्लासेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस उनका भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है फंगस के नामों का मैच द कॉलम बनाना। साल बदलते जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना जी। तो सैप्रोफाइटिक जो रहता है, सैप्रोफाइटिक रहता है इसमें बेसिक सारे तरह के हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको एस्कोमाइसीटीज में दिख सकते हैं।
सेक्सुअल मोड में ये एस्कोस्पोर बनाएगा, जैसा अपन ने देखा था। एस्कोस्पोर जो होते हैं सेक्सुअल रहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन एक्सोजीनियस रहता है, ठीक है ना जी। ये आपका कोनिडियोस्पोर बनाता है, एक्सोजीनियस होता है यानी कोनिडियोस्पोर बनाता है। इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा, कि इसकी जो ट्रिक है ये बता दूंगा मैं, हाँ ठीक है ना जी। उसके बाद अगला आता है कि जो इसका यूनिसेलुलर ईस्ट जो होता है वो एस्कोमाइसिटिक टाइप का रहता है। यूनिसेलुलर ईस्ट एक एस्कोमाइसिटिक है। प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ स्यूडोमाइसिलियम, सूडोमाइसिलियम रहता है इसके अंदर। माइसिलियम जो रहता है सूडो रहता है, ठीक है ना जी। सूडोमाइसिलियम की प्रोडक्शन करता है ये सूडोमाइसिलियम। आप शब्द का अर्थ अगर देखने जाएंगे तो सूडो मतलब फॉल्स और माइसिलियम ग्रुप ऑफ हाइफे, यानी ग्रुप ऑफ हाइफे एक फॉल्स आपको एक वो देगा, भ्रम देगा आपको, एक आपको क्या बोलते हैं अपन उसको, आपको एक चकवा देगा कि भैया एक माइसिलियम है ग्रुप ऑफ हाइफे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसिलियम, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसिलियम, ठीक है ना जी। अगला आता है इसके अंदर कैसा रहता है इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, न्यूरोस्पोरा, एस्पेरिगस, मॉरल्स, बफल्स एंड ट्रफल्स। न्यूरोस्पोरा, एस्पेरिगस, मॉरल्स, बफल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है ना जी। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए काम में आता है। मॉरल एंड ट्रफल्स जो होते हैं एडिबल और आपके डेलिकेसीज में आते हैं। और एस्पेरिगस आपका शायद आपका एस्पेरिगस भी शायद आपके इसमें आता है शायद, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इफ आई एम नॉट, हाँ नहीं, वो अगैरिकस है, सॉरी आई वाज गेटिंग कंफ्यूज, सॉरी। वो अगैरिकस है, फंग अपना जो मशरूम रहता है ना उसको अगैरिकस कहते हैं। आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं एस्पेरिगस और अगैरिकस के बीच में। एस्पेरिगस को अपन खा नहीं सकते, अगैरिकस को खाते हैं अपन अगैरिकस यानी मशरूम को खाते हैं, ठीक है ना जी। तो एनसीईआरटी में इसके कुछ और पॉइंट तो इसके एक्चुअली है नहीं, बस इसका एक पॉइंट था कि जो सेक्सुअल स्पोर वो भी उसको एस्कोस्पोर कहते हैं, वो भी हो गया। इसके न्यूरोस्पोरा, हाँ ये बताना था कि जो न्यूरोस्पोरा जो और क्लेविसेल्स है वो जो होते हैं आपके न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेल्स, तो वो जो होते हैं आपके जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में काम आ जाते हैं। मॉरल बफल एंड टफल जो आते हैं आपके सब एडिबल होते हैं, डेलिकेसीज की तरह आप पा सकते हैं, ठीक है ना जी। अगला आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में अगर मैं देखूं तो बेसिडियोमाइसिटीज जो रहते हैं उसको अपन क्लब फंगस, पफ फंगस या ब्रैकेट फंगस के नाम से भी जानते हैं। क्लब फंगस, ब्रैकेट फंगस या पफ फंगस के नाम से भी जानते हैं। क्लब फंगस, ब्रैकेट फंगस या आपके पफ फंगस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना जी। तो ये होते, इसमें एब्सेंस रहती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आपको पूछा जा सकता है which of the following in fungus is exclusively asexual, exclusively sexual। exclusively asexual आया तो आप फाइकोमाइसिटिस बोल सकते हैं, आप exclusively sexual आया तो बेसिडोमाइसिटिस कह सकते हैं। अगला आता है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी से होता है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन्स विदाउट एनी सेक्स ऑर्गन्स, विदाउट एनी सेक्स ऑर्गन्स। ये ब्रांच रहते हैं और सेपरेट रहते हैं, ये ब्रांच रहते हैं और सेपरेट रहते हैं। एग्जाम्पल आपका पुक्यूनिया अगैरिकस यानी आपका मशरूम और यूस्टेल्जियो, पुक्यूनिया अगैरिकस और यूस्टेल्जियो। पुक्यूनिया पे जस्ट देखा जो वीट में रस्ट कॉज करता है, अगैरिकस अपना मशरूम जो अपन खाते हैं, और यूस्टेल्जियो भी एक तरह का फंगस ही रहता है, उसका यूस्टेल्जियोस्मट फंगाई अपन जिसको बोलते हैं, वो भी एक डिजीज कॉजिंग ही रहता है, ठीक है ना जी। आपको स्ट्रेटेजीज ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सब आने वाला है, ये सब कुछ, ये पूरा चार्ट जितने भी एग्जांपल आपको याद इसलिए रखने पड़ेंगे तो कि आपको सब आएंगे स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड में। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में देखते चलिए। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन इम्परफेक्ट फंगाई के नाम से पहचानते हैं। ये आर्टिफिशियल क्लास है क्योंकि अब तक अपन ने इसको बहुत ज्यादा इसके बारे में अपने को इसके सेक्सुअल फेजेस के बारे में अब तक पता ही नहीं है, सिर्फ एक सेक्सुअल बारे में ही पता है, क्योंकि इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। इन्फॉर्मेशन अभी भी इसकी अधूरी ही चल रही है, रिसर्च जारी है। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल्स थे उनमें का अगर कोई भी समझिए आपका सेक्सुअल मोड उसका ढूंढ के मिल गया तो अपन उसको उसी हिसाब से उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में रख देते हैं। सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का मोड अब तक पता ही नहीं है। लिटर की रिसाइकलिंग में काम आने वाला है ड्यूटेरोमाइसिटीज,
कुछ पैरासिटिक मोड के भी रहते हैं। अगर आपको पूछा गया कि भैया लिटर के रिसाइकलिंग में काम कौन आता है, तो आप लिख सकते हैं लिटर एंड मिनरल रिसाइकलिंग में। अगर आपको देखो क्या करेंगे एनटीए वाले सबको याद रहेगा कि लिटर रिसाइकलिंग में तो ड्यूटेरोमाइसिटीज काम आती ही आती है, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहेगा कि वो मिनरल रिसाइकलिंग में भी आती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लाइन है कि मिनरल साइक्लिंग में ड्यूटेरोमाइसिटीज बहुत ज्यादा काम आती है, इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज का मिनरल रिसाइकलिंग का भी आप पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि ये साथ साथ मिनरल रिसाइकलिंग में भी काम आ जाती है। इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेशिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेक्ट्रोम। ठीक है ना जी। चलिए अब अपन अगले स्लाइड में देखेंगे कि भैया इसके एग्जाम्पल्स को याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, लेकिन उसके पहले अपन एक देख लेते हैं इसका एक रिवीजन का रिकैप। फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं अपन, अल्गर फंगल कहते हैं या ओमाइसिटीज भी कहते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सक्लूसिवली एसेक्सुअल है, इसके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही नहीं। ये जो होता है एसेप्टेड और सिनेटिक रहता है। ठीक है ना जी। ये एसेप्टेड सिनेटिक होना इसके अंदर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये डिजीज करता है प्लांट्स के अंदर राइजोपस, आपका राइजोपस एगेरिकस, सॉरी राइजोपस एस्पेरिगस और आपका आपका म्यूकर। फिर उसके बाद अगला आता है एस्कोमाइसिटीज, इसको अपन सैक फंगाई या कप फंगाई के नाम से भी जानते हैं। इसका एक सूडोमाइसिलियम बनाता है ये, लेकिन इसका ब्रांच एंड सेप्टेड हाइफे रहते हैं। फिर उसके बाद इसके सेक्सुअल मोड दिखाता है, एसेक्सुअल मोड भी दिखाता है। एसेक्सुअल मोड तो दिखाएगा ये तो आपका जूस्पोर से दिखाएगा, सॉरी कोनिडियोस्पोर से दिखाएगा, जिसको अपन जूस्पोर के नाम से भी जानते हैं ना। ठीक है ना। यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन थी ना भाई, ऐसे क्या कर रहे हो, यहाँ पे लाइन थी कि अपन स्पोरेंजियोस्पोर को जूस्पोर या कोनिडिया के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ने बात एक ही बात होगी ना भाई, एक ही बात होगी ना कहे तो। दूसरा ये था कि भाई ये जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, एक्सोजीनियस स्पोर फॉर्मेशन दैट इज कोनिडियोस्पोर। सेक्सुअल मोड में एस्कोस्पोर बनाते हैं। ठीक है ना जी। उसके बाद अगला आता है कि ये जो होते हैं आपका यूनिसेलुलर ईस्ट जो होती है इसी प्रकार की होती है। सूडोमाइसिलियम प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसका भास होता है कि अपना ये माइसिलियम में, लेकिन इसे हाइफे है। ब्रांच सेप्टेट माइसिलियम रहेगा। एग्जांपल न्यूरोस्पोरा बफल न्यूरोस्पोरा ब्रफल्स मॉरल्स ट्रफल्स। ठीक है ना जी। आगे आता है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज के बारे में अगर मैं देखूं तो बेसिडोमाइसिटीज जो होती है क्लब फंगाई, पफ फंगाई है, पफ बॉल्स यानी ब्रैकेट फंगाई के नाम से भी पहचाना जा सकता है। ये जो होती है एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करने वाली होती है, नो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लाज्मोगैमी की तरह होता है। प्लाज्मोगैमी अपन ने देख लिया विदाउट एनी सेक्स ऑर्गन। एक पॉइंट याद रखिए कि अभी भी प्लाज्मोगैमी होंगी तो सेक्स ऑर्गन्स का आपको कोई प्रेजेंस रहेगा नहीं। उसके बाद आता है इसका एग्जांपल पिक्यूनिया एगेरिकस यानी मशरूम और यूस्टेल्जियो यानी स्मट। अगला आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज का अपन ने अगर देखा था अभी जस्ट, ये इम्परफेक्ट फंगाई आर्टिफिशियल होती है। इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसका अब तक अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन अपने गैदर नहीं कर पाया अभी तक। ये अपनी एसेक्सुअल मोड में ये क्या करता है, ये एक्सोजीनियस कोनिडोसाइट्स बनाता है। ठीक है ना जी। तो ये पैरासाइटिक रहता है और लिटर और मिनरल रिसाइकलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एग्जांपल अल्टरनेशिया, ट्राइकोडर्म और कोलेक्ट्रोम। ठीक है ना जी। चलिए अगले इसमें देखेंगे अपन कि भैया आगे देखेंगे अपन कि अपने को इसके एग्जांपल्स को याद रखने की ट्रिक कैसी करनी है। चलिए इनके एग्जांपल्स की ट्रिक देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लेक्चर के अंत में आपको इनके एग्जांपल्स की ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले इसको एक स्टोरी विजुलाइज करिए कि एक लड़का है जिसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके एक फर्टिलाइजर कंपनी में वो इंटरव्यू देने जा रहा है। लड़का गांव का है, इसलिए वो जब सबसे पहले अंदर घुसेगा तो उसके बॉस को बोलेगा सर राम राम। राम राम बोलने के बाद उसका बॉस बोलेगा कि चल बताओ तूने तेरा नाम क्या है। नाम बताने के बाद उसको उसकी पढ़ाई पूछेगा। तो इसको अपन एक सीक्वेंस में देखते हैं। पहले राम राम, पहले राम राम से क्या याद आना चाहिए आपको, पहले से याद आना चाहिए। पहले वो बोलेगा राम राम, तो पहले राम राम से याद आना चाहिए। पहले के प से याद आएगा फाइकोमाइसिटीज, राम के र से आपको याद आएगा राइजोपस, आ से याद आएगा आपको अल्ब्यूगो और एम से याद आएगा आपको म्यूकर। पहले राम राम में आपको क्या याद आएगा, पहले राम राम में आपको पहले याद आएगा कि पहला यानी आपका फाइकोमाइसिटीज, आर आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका राइजोपस, ए जो रहेगा आपका अल्ब्यूगो, एम जो रहेगा आपका म्यूकर। फिर उसके बाद जो अगला आता है वो रहेगा कि आपका कि अब चल नाम बता।
तो अब चल नाम बता कि पहले अपने इंटरव्यू में गया तो उसने पहले वंदन किया, राम राम बोला। अब उसके बाद उसका जो इंटरव्यू लेने वाला उसका साहब है वो उससे पूछेगा चल तू अब तेरा नाम बता, तो एस्कोमाइसिटीज अब से याद आना चाहिए, एस्कोमाइसिटीज चल से याद आना चाहिए, क्लेविस्केल्प्स, फिर उसके बाद न से याद आना चाहिए आपको न्यूरोस्पोरा, आ से याद आना चाहिए एस्पेरिगस, म से याद आना चाहिए मॉरल्स, ब से बफल्स, ट से ट्रफल्स, ता से ट्रफल्स। ठीक है ना जी। यानी अब चल नाम बताते याद आना चाहिए एस्कोमाइसिटीज, चल से याद आना चाहिए क्लेविसेल्प्स, न से याद आना चाहिए न्यूरोस्पोरा, फिर उसके बाद अ से याद आना चाहिए आपको आपका एस्पेरिगस, एस्पेरिगस और एगेरिकस में चूकना नहीं है, एस्पेरिगस पहले आएगा तो कि ये नाम पहला बड़ा है ना, तो जो पहले बड़ा है वो पहले आएगा, तो एस्पेरिगस की स्पेलिंग बड़ी है ना तो वो पहले ही आएगी। तो कि हमेशा याद रखना कि इससे कैसे याद रख सकते हैं कि भाई मेरे को कोई, मैं खाना खाने गया होटल में और मेरे को कोई मशरूम परोस रहा है या मेरे को एगेरिकस परोसता है, तो मैं क्या बोलूंगा बस 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 भाई इतना ही मशरूम दे दो, बस बस से याद आना चाहिए बेस्टिडियोमाइसिटीज एगेरिकस यानी मशरूम, तो मैं मशरूम देने को बस करूंगा नहीं बेस्टिडियोमाइसिटीज। कंफ्यूजन करना नहीं, बहुत बार न्यूमोनिक्स में होता है कि हमको न्यूमोनिक्स याद रह जाती है, लेकिन न्यूमोनिक्स का अपने को जो फुल फॉर्म यानी एक अक्षर जब न्यूमोनिक में बहुत बार अकर होता है तो अपन उसका प्लेसमेंट करने में अपन चूक जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना जी। तो एस्पेरिगस, मॉरल्स, बफल्स एंड ट्रफल्स। फिर उसके बाद अब पढ़ाई बता, तो वो पढ़ाई बताएगा कि अब मैंने बस परभनी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है, बस परभनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट इज बस से याद आना चाहिए बेस्टिडियोमाइसिटीज, आपका परभनी से याद आना चाहिए पुक्यूनिया, फिर उसके बाद अगला आना चाहिए एगेरिकस और यूनिवर्सिटी याद आना चाहिए यूस्टेल्जियो। अब मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, कैट एमबीए की एग्जामिनेशन देती है, अब मैं कैट दूं क्या, अब मैं बॉस को पूछता है क्या मैं कैट दूं, अगर आप मुझे नौकरी पर रख लेंगे तो मैं कैट नहीं दूंगा, अगर आप नौकरी पर नहीं रखेंगे तो मैं कैट दूंगा, तो अब कैट दूं, तो अब कैट दूं से क्या देना चाहिए, कैट से आना चाहिए कोलियोक्ट्रोम, एल्टरनेशिया और ट्राइकोडर्मा, से ड्यू से याद आना चाहिए ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्या ट्रिक थी अपनी, पहले राम राम, फिर चल अब नाम बता, अब बस पढ़ाई बता, तो बस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किससे भी जान सकती है, परभनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जान सकते हैं। अब मैं कैट ड्यू क्या यानी इससे आप याद रख सकते ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए, तो ये अपनी ट्रिक हो चुकी है। अब अपन एक्सोजीनियस स्पोर्स की बात करें तो एक्सोजीनियस स्पोर्स थे, तो एक्सोजीनियस स्पोर्स जो होते हैं उसके लिए बहुत ही भयंकर एकदम सॉलिड ट्रिक है कि मेरी एक्स बीसी है, बीसी का मतलब मुझे मत पूछना, तुम्हें पता है मैं जानता हूं, तो इसका यहाँ पे बीसी का मतलब वो वाला नहीं रहेगा, इसके यहाँ पे एक्स से याद रखना एक्सोजीनियस और बीसी से याद रखना बेस्टिडियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया। बेस्टिडियोस्पोर और कोनिडिया जो होते हैं वो आपके एक्सोजीनियस फॉर्म के रहते हैं, ये जो होते हैं एक्सोजीनियस स्पोर बनाते हैं, और बाकी अगर कोई भी रहा बी सी को छोड़ के कोई भी अक्षर का रहा तो वो जो रहेंगे आपके, जाहिर सी बात है आपके वो एंडोजीनियस रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज का लेक्चर फंगाई का अपन ने खत्म कर लिया है। इसमें आपको एक बात जो और मुझे बतानी थी, आपको फोटोग्राफ्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आ सकती है, अभी तक तो कुछ ऐसा मैंने इसके बारे में एमसीक्यूज देखे नहीं है, लेकिन आपको ये फोटोग्राफ्स पहचानना आना चाहिए, बस 3 ही फोटोग्राफ्स है इसमें एनसीईआरटी में। सबसे पहला ये जो है ये है म्यूकर, ये जो है म्यूकर को कैसे याद रखेंगे कि जो म्यूकर रहता है वो ऐसा बहुत ही धुंधला ऐसा फोटो रहता है। फिर ये मशरूम तो सबको याद रहता है, ये एगेरिकस है, ये एगेरिकस है, और ये जो होता है ये एस्पेरिगस है, एस्पेरिगस। कैसे याद रखेंगे एस्पेरिगस को, इसमें ये पहले से ग बने हुआ है, ये प भी है, ये प के जैसे दिख रहा है, राइट, ये प के जैसे दिख रहा है, इसमें एस्पेरिगस में प है ना, एगेरिकस में थोड़ी ना, और ये आपका ग कैसे दिख रहा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका प अक्षर कैसे दिख रहा है, पी अक्षर कैसे दिख रहा है, और आपका ये ग यानी जी अक्षर कैसे दिख रहा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, इसमें पी आता है और यहाँ पे एगेरिकस में जी आता है। ठीक है ना जी, ये ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला जो मुझे आपको एक ट्रिक तो नहीं है, लेकिन मुझे आपको जो कंबाइंड इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी अलग अलग ग्रुप्स के उपनाम यानी उर्फ, यानी उनके एलियास नाम क्या क्या है। ठीक है ना जी, तो देखते हैं उनके आलियास यानी उर्फ वाले नाम कौन कौन से हैं। अगला जो मुझे आपको एक बताना था, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो था इनके, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट नहीं, सॉरी, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट रहेगा ये। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा इनके अदर नेम्स क्या क्या रहेंगे। फाइकोमाइसिटीज को अपन किस नाम से जानते हैं, फाइकोमाइसिटीज को अपन ओमाइसिटीज या अलगल फंगल के नाम से भी जानते हैं, अलगल फंगल या अलगल फंगाई के नाम से भी जानते हैं। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगाई या कप फंगाई के नाम से भी जानते हैं, सैक फंगाई या कप फंगाई, ASC
या इसका इसका एक सैक फंगा को कैसे याद रख सकते हैं, सैक। अब ये सैक इतना याद रख लिए तो भी बस हो जाएगा, क्योंकि इसमें सैक आ गया, इसमें कप आ गया, और इसके इसके एस्कोमाइसिटीज आ गई। कब क्लब फंगाई, क्लब फंगाई में आप कैसे याद रख सकते हैं, क्लब फंगाई में आप क्लब भी याद रख लिए तो बहुत हो जाएगा। क्लब फंगाई में कैसे, तो इसमें यू, इसमें आपका पफ का यू, ब्रैकेट का बी, और क्लब तो क्लब आ ही गया, ब्रैकेट का बी, और बेसिडोमाइसिटीज का बी भी आ गया। तो क्लब अगर बी आ गया तो याद रखना ये ब्रैकेट फंगा है, बेसिडोमाइसिटीज या आपका पफ बॉल्स भी हो सकता है। यू देखे तो पफ बॉल्स याद रहता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज सबको याद रहता है, इम्परफेक्ट फंगा है। ड्यूटेरोमाइसिटीज सबको याद रहता है, क्योंकि क्या रहता है कि जब आपका मैथ्रोकॉनिम देते तो वो एक ऑप्शन तो इतना ज्यादा खराब रहता है कि वो क्या करते हैं, डी ऑप्शन, डी इज 3, डी इज 3, डी इज 3, डी इज 3, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा। बी एंड सी जो रहेगा वो 1 2 2 1 रहेगा, ये सबसे ज्यादा एकदम कंफ्यूजिंग आता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा चुकने के चांसेस रहते हैं। तो अब हमें समझ चुका है कि हमको कैसे याद रखना है। फाइकोमाइसिटीज अलगल फंगल या ओमाइसिटीज रहेगा। सैक फंगा है, उसके नाम में ही उसका म्यूमोनिक है सैक, दैट इज सैक, एस से याद रखना, सैक ए से याद रखना, एस्कोमाइसिटीज सी से याद रखना, कप फंगा है। क्लब फंगा है, अगर यू आया तो आपका पफ बॉल्स, क्लब आया तो क्लब फंगा है, बी आया तो बेसिडोमाइसिटीज या ब्रैकेट फंगा है, और इम्परफेक्ट फंगा है तो सभी को याद रहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। चलिए, तो आज का लेक्चर अपन ने यही इसी तरह से देखा कि अपन ने फंगाई के बेसिक से लेकर अपन ने उसके एकदम एकदम एडवांस लेवल तक गए। इसके एग्जाम्पल, इसके डायग्राम, मैंने डायग्राम में से बताया था ना कि जो अगर ये ऐसा पी के जैसा अगर आपको दिखा तो ये आपका एस्पेरिगस होगा, और अगर आपको ये जी के जैसा आपको मशरूम दिखा तो वो एगैरिकस होगा। तो कि ये ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि मशरूम पहचानो, बोले मशरूम तो बोले मशरूम, ऐसा नहीं देंगे एमसीक्यू में। फोटो देंगे, हम बोलेंगे एस्पेरिगस है कि एगैरिकस है, तो एगैरिकस, तो एगैरिकस में ग आता पहले और एस्पेरिगस में प आता पहले। तो ये ऐसी प वाली की फोटो रही तो वो एस्पेरिगस रहेगा, और अगर ग वाली फोटो रही तो वो अगैरिकस रहेगा। समझ सकते हैं ना। चलिए, एनसीईआरटी में इतनी ही फोटो थी, एनसीईआरटी के इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस बार 2023 में भगवान जी की बड़ी कृपा से कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी में नीट में आया ही नहीं था, ठीक है ना जी। कदाचित शायद वो एक शायद मेरे को जो क्वेश्चन बस शायद वो एक कॉकरोच वाला क्वेश्चन आया था, शायद वो शायद इमेज बेस्ड था कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, पर वो नहीं था। पूरे 90 क्वेश्चन में तो एक भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं था इस बार। चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर बहुत एक हैवी लोडेड लेक्चर था। नोट्स बनाइए, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वे पूछिएगा जरूर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग किंगडम प्लांटे एनिमेलिया का एक पैराग्राफ देख के, फिर वायरस वायरॉइड लिकन्स का लेक्चर देखना है कल हमको, ठीक है ना जी। और कल इसका लेक्चर आखिरी रहेगा, तो फिर उसके बाद अपना चैप्टर अपन समाप्त करके प्लांट किंगडम वाले चैप्टर पे जंप अपॉन कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। अच्छे से पढ़िए, स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट, and keep watching NEET से जी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।